A very warm welcome dear students and hope that you are fine। तो आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड चैप्टर दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको पूरा रिवाइज करेंगे, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने पहला चैप्टर दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका दैट इज़ व्हाई एनोड रेज और कैनॉल रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द एनोड। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत ही, आपने इससे पहले ये पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो आपके पास है उनकी डिस्कवरी जो है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा जब आपने पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स दैट हम क्या लेते हैं वहाँ पे ए परफोरेटेड कैथोड लेते हैं, राइट। और हमारे पास एनोड होता है, दिस आर द टू इलेक्ट्रोड्स। कैथोड जो आपका है दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब ये आपका होगा नेगेटिव पोल यहाँ पे, एंड दिस एनोड इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये आपका होगा यहाँ पे एनोड। तो अब ये जिस बैटरी के साथ यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं वो आप याद रखेंगे वो कौन सी बैटरी होती है, दैट इज़ हाई टेंशन बैटरी दैट गिव्स एक्चुअली अ वोल्टेज ऑफ, यहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए 10,000 वोल्ट। तब यहाँ पे हम देखते हैं दैट देयर आर सम रेज कमिंग फ्रॉम एनोड एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। और उसके बाद उन रेज को कहा गया एनोड रेज, है ना, क्योंकि ये एनोड से आ रहे हैं टुवर्ड्स द कैथोड, ऐसा लग रहा है। और फिर ये कैथोड के इन पोर्स से यहाँ से पास होके जो वॉल है गिलास ट्यूब की उस पर स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पे फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, तो वहाँ पे ग्रीनिश फ्लोरेसेंस जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि दैट ये जो यहाँ पे आपने बैटरी कनेक्ट की उसके बाद जो ये इतना वोल्टेज हम दे रहे हैं और यहाँ पे प्रेशर जो है वो आप रिड्यूस करते हैं, प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड लेस देन 10 रेज्ड पावर -2 एटमॉस्फेयर। और उससे फिर क्या होता है जब आप प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे और वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे गैस होता है, यहाँ पे गैस लिया जाता है दैट बिकम्स गुड कंडक्टर। तो ये हर एक को पता होना चाहिए दैट गैस जो है यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होता है बैड कंडक्टर होता है, पर इसी गैस को हम बना सकते हैं गुड कंडक्टर अगर प्रेशर डिक्रीज़ किया जाएगा और वोल्टेज यहाँ से हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। क्या देखने को मिला दैट देयर आर सम रेज कमिंग फ्रॉम द एनोड एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, और उनको एनोड रेज कहा गया, राइट। तो एनोड रेज जो है एक्चुअली कहाँ से आते हैं, ये एनोड से नहीं आते हैं। तो आप याद रखेंगे दैट these anode rays they actually originate कहाँ से, from the space between anode and cathode। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, between anode and cathode जो स्पेस है वहाँ से ये ऑरिजिनेट होते हैं। और वहाँ से कहाँ से, वहाँ एक्चुअली गैस है आपका, गैस से ये एनोड रेज आते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारे पास हीलियम का गैस है, हीलियम गैस है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो यहाँ से हम वोल्टेज दे रहे हैं और प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो तब यहाँ पे क्या होगा ये आयोनाइज होगा, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा हीलियम एटम से तो ये क्या बनेगा He पॉजिटिव। सिमिलरली लेट्स से हीलियम गैस नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस हमने लिया है, तब भी क्या होगा ये भी आयोनाइज होगा, आपको देगा O2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिबरेट होगा। अब मुझे बताओ ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है यही किस में होते हैं, यही आपकी कौन सी रेज है, दीज आर योर एनोड रेज। सो कैनॉल रेज इनको ही कहा जाता है। कैनॉल रेज इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड हमने लिया और ये रेज जो है ये इन्हीं पोर्स से जाते हैं, इन्हीं चैनल्स से, कैनॉल्स से, तभी इनको कैनॉल रेज भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एनोड रेज कहाँ से ऑरिजिनेट हुई, तो कहाँ से ऑरिजिनेट हुए, इसी गैस से, क्योंकि गैस से ही बन गए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ये जो He पॉजिटिव है, O2 पॉजिटिव है, या किसी भी गैस से जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन्स मिल रहे हैं वही जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एनोड रेज को। तो इसको आप याद रखेंगे दैट एनोड रेज जो एक्चुअली है इनके अंदर होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और सबसे छोटा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं, जैसे ये H पॉजिटिव, और इसी को बाद में हम प्रोटॉन कहते हैं, H पॉजिटिव को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। बाकी आप याद रखेंगे जो बाकी गैस के पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है उनको सिंपली आप कैटायंस कहेंगे,
है ना, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। बस यही है H पॉजिटिव जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, और H पॉजिटिव को ही हम प्रोटॉन कहेंगे, राइट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला, अब वहाँ पे रहा सिर्फ वन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप याद रखेंगे कि एनोड से एनोड रेज लिबरेट नहीं होती है, ये गैस से आती है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है फिर कैथोड रेज कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो आप याद रखेंगे दैट दीज कैथोड रेज दे एक्चुअली ऑरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड, है ना। एक तो इस इलेक्ट्रोड से ये ऑरिजिनेट होते हैं, पर इसके अलावा गैस से भी। गैस से आपने देखा जब गैस आयोनाइज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यही होते हैं किसके अंदर? कैथोड रेज के अंदर। तो आप याद रखेंगे दैट कैथोड रेज जो है दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड एज वेल एज फ्रॉम द गैस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आप पर्टिकुलरली आप याद रखेंगे ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, है ना, इनका आपको याद होना चाहिए चार्ज, इनका मास, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन है सब एटॉमिक पार्टिकल, तो इसकी चार्ज कितनी होती है? -1.602, राइट, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये हर एक को याद होना चाहिए। और यही चार्ज रहेगी किसकी? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन की चार्ज जो है वो है प्लस साइन यहाँ पे दिखाएंगे पॉजिटिव, दैट इज +1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, उसकी चार्ज 0 है, राइट। तो ये तो चार्ज आप याद आपने रखा। मास इनका इंपॉर्टेंट है। मास इलेक्ट्रॉन का होता है दैट इज 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और ये इतना कम मास होता है कि इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, राइट। सिमिलरली प्रोटॉन का जो मास होता है दैट्स 1.672, है ना, इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और सिमिलरली न्यूट्रॉन का थोड़ा सा मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, इट इज़ 1.674 or 5, सम बुक्स राइट इट एज 5, इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो न्यूट्रॉन का मास जो है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये इनकी एक्चुअल चार्ज और इनका एक्चुअल मास है। अब अगर किसी वक्त आपको पूछा जा रहा है एवरेज बता दो, है ना, रिलेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना है? दैट इज़ -1। और सिमिलरली प्रोटॉन का +1, दैट इज़ नेगेटिव यूनिट चार्ज, है ना, पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्रोटॉन के पास। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। और सिमिलरली मास, है ना, एवरेज मास इलेक्ट्रॉन का कितना लिया जाता है? मैंने अभी कहा ये इतना कम मास है कि इसको 0 लिया जाता है। सिमिलरली इसको हम बताएंगे 1 यूनिट मास। किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है इसको कहा जाता है 1 यूनिट मास। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसने डिस्कवर किया वो आपको याद होना चाहिए। आई होप कि आप सभी को याद होगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है दैट व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, डिस्कस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देख लेते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं और रदरफोर्ड्स ऑफ मॉडल जो है उसमें उसने क्या बताया। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखेंगे अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है इसके पास होता है 4 यूनिट मास। इट हैज़ 4 यूनिट्स ऑफ मास, 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा पॉजिटिवली है ये, सो दे हैव 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब देख लो यहाँ पे किसी वक्त फिर पूछा जा सकता है कि यहाँ पे फिर इनका बता दो कितना मास होगा। देखो मुझे बताओ, अगर ये एक्चुअली अल्फा पार्टिकल जो है इसको जनरली हम कैसे दिखाते हैं? इट इज़ जस्ट शोन लाइक दिस, दैट इज़ He2 पॉजिटिव। क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस जो है उसी को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। तो इसमें 2 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स, पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने लॉस किए हैं, ये तो He2 पॉजिटिव है। वहाँ पे क्या बचे? वहाँ पे बचे 2 प्रोटॉन्स और उनकी चार्ज क्या होगी? प्रोटॉन की चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज एंड सिमिलरली 2 प्रोटॉन है तो 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो वो कितना आ जाएगा आपको आना चाहिए निकालना। सो अगर 2 प्रोटॉन्स है तो 2 और 1 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? दैट्स 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो कितना आ जाएगा? ये नियरली 3.204
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये होता है चार्ज अल्फा पार्टिकल का, पॉजिटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट मास अगर आपको निकालना है, यहाँ पे 4 यूनिट मास होता है। तो मुझे बताओ एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया था प्रोटॉन का मास जो है दैट इज़ 1.67 है ना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो जब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा नियरली अप्रॉक्सीमेट 6.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो ये रहेगा mass of alpha particles. So alpha particles are simply positively charged particles which have 4 units of mass and 2 units of charge. important रहेगा। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि ये होते हैं, ये होता है हीलियम न्यूक्लियस, 2 पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो यह अल्फा पार्टिकल। अब आपको यहाँ पे बताना है, जो रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया, एक्चुअली रदरफोर्ड्स मॉडल जो है वो बेस्ड है ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आपने पढ़ा होगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपने ऑलरेडी क्लास में भी पढ़ा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे जब इसने एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था ऑन थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, तो इसने क्या देखा था यहाँ पे रदरफोर्ड ने देखा दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट पास हो गए, राइट। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो है बेंड हो गए एंड वेरी फ्यू पार्टिकल जस्ट 1 among 20,000 वो बाउंस बैक हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे फिर इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए और उन ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसने मॉडल दे दिया। तो मॉडल में इसने क्या बताया वो इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे, राइट। तो ये जो रदरफोर्ड्स मॉडल है, रदरफोर्ड्स मॉडल, इसको हम कहते हैं प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, राइट। आपने पढ़ा होगा प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें इसने इनको रिलेट किया एक्चुअली यहाँ पे प्लैनेट के साथ। इसने बताया दैट ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर इसने कहा न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्जड एंड हैवी पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके एक्चुअली जो पोस्टुलेट्स है इस मॉडल के वो यही है कि दैट आपका एटम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है इसी ने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक ये होता है वेरी स्मॉल, दूसरा आप याद रखेंगे पॉजिटिवली चार्जड होता है, पॉजिटिवली चार्जड, और तीसरा आप याद रखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। तो मतलब पूरा मास जो है एटम का वो इसी के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। पॉजिटिवली चार्जड किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स की वजह से, राइट। तो अब नेक्स्ट इसने क्या बताया दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है दे जस्ट रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स, जिनको इसने कहा ऑर्बिट, राइट। तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो इसने कहा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा जो होता है दैट इज़ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट है उसी में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स नोन एज ऑर्बिट्स, राइट। तो ऑर्बिट यहाँ पे आप याद रखेंगे टर्म। अब नेक्स्ट जो है इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर जस्ट रिवॉल्विंग लाइक द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, राइट। तो दैट्स वाई इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं दे हैव सर्टन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक्चुअली जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज़ एक्टिंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। ये होता है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ पे दिखाएंगे जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होगा अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस दैट इज़ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट एक्चुअली बैलेंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना। देखो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इट इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो आपस में ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो ऐसे आपका एटम जो है स्टेबल होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो इसने बताया दैट इज़ जितनी पॉजिटिव चार्ज होती है उतनी नेगेटिव चार्ज होती है एक एटम के अंदर, तभी ये पूरा न्यूट्रल होता है। तो ये था रदरफोर्ड्स मॉडल। फिर इसकी लिमिटेशन है वो आप खुद देख लेना, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन यूरेनियम 238 एंड थ्योरियम 234। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आप याद रखेंगे दैट आपके सिलेबस में दिया गया है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, है ना।
तो यहाँ से ही ये क्वेश्चन एक्चुअली है, दैट इज़ यूरेनियम है आपके पास, एटॉमिक नंबर 92 एंड 238 दिया गया है, राइट, इसका मास। और थ्योरियम दिया गया है, थ्योरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है और इसका मास दिया गया है 234, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये आइसोटोप्स है? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ तो ये तो पहले एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो दैट मीन्स ये आपके आइसोटोप्स नहीं है, आइसोटोप्स ये नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या ये आइसोबार्स है? आइसोबार्स जो होते हैं दे आर योर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये तो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट हैविंग सेम मास नंबर, तो इनका मास नंबर तो डिफरेंट है, ये तो आइसोबार्स नहीं हो सकते हैं। क्या ये आइसोटोन्स होंगे? फिर आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये तो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर आप न्यूट्रॉन्स निकालेंगे दैट इज़ 238 माइनस 92, राइट। तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146। और सिमिलरली यहाँ पे जब न्यूट्रॉन्स आप निकालेंगे दैट इज़ 234 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 144। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं है, तो ये आइसोटोन्स भी नहीं है। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हम उनको कहते हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 92 इसका एटॉमिक नंबर है, तो दैट मीन्स इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 92 है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 92। और यहाँ पे भी प्रोटॉन्स जो है दैट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, तो 90 प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन 90 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें डिफरेंट है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ भी नहीं है। तो फिर ये क्या है? देखो अब निकालेंगे यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्सेस, न्यूट्रॉन एक्सेस निकालेंगे। न्यूट्रॉन एक्सेस कैसे निकाला जाता है? दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन एक्सेस निकाला जाता है n माइनस पी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे 146 माइनस प्रोटॉन्स जो है दैट्स 92, तो ये आ जाएगा 54, राइट। और यहाँ पे जब आप निकालेंगे न्यूट्रॉन एक्सेस, तो न्यूट्रॉन एक्सेस कितना आ जाएगा? 144 है माइनस 90, तो ये आ जाएगा 54। तो न्यूट्रॉन एक्सेस दोनों में सेम है। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूट्रॉन एक्सेस यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक्सेस 50 है। तो इन स्पीशीज़ को फिर क्या कहा जाता है जिनमें न्यूट्रॉन एक्सेस जो है सेम होगा? दे आर नोन एज आइसोडायफर्स। तो इस टर्म को आप याद रखेंगे, आइसोडायफर्स, ये आपके होंगे आइसोडायफर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दैट ये आप देखेंगे है ना, सभी याद रखेंगे। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी किसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है वो आप देखेंगे। और ये आइसोडायफर्स होंगे, यूरेनियम 238 एंड थ्योरियम 234, दे आर आइसोडायफर्स बिकॉज दे हैव सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। इसको आप याद रखेंगे, दे हैव सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। तो इसके साथ ये भी रिवाइज हो गए यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपको बताना है किसकी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये आपने पढ़ा है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पूरी सीरीज़ लिखता हूँ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपने पढ़ी है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ द कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रेज जो आपकी होती है, आप याद रखेंगे, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है ना। स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ा है, उसके बाद आता है गामा रेज। गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो इनसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है आपका यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यूवी रेज, राइट। और उसके बाद आपके पास है विजिबल लाइट, राइट। और उसके बाद आप याद रखेंगे दैट इज़ द इंफ्रारेड रेडिएशंस, राइट। उसके बाद माइक्रोवेव्स एंड देन आपके पास आते हैं रेडियो वेव्स, राइट, रेडियो वेव्स। तो ये है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। अब यहाँ पे मुझे बता दो, अगर ये है दिस इज़ व्हाट, जब आप जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स द राइट व्हाट हैपन्स, वेवलेंथ जो है इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव्स का। पर आपको क्या बताना है? एनर्जी, सबसे हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? तो देख लो यहाँ पे एक्चुअली ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। अगर फ्रिक्वेंसी का बताएंगे तो फ्रिक्वेंसी फ्रॉम कॉस्मिक रेज, जब आप जाएंगे कॉस्मिक रेज से टुवर्ड्स द रेडियो वेव्स, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अगर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ होगी तो एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं रिलेशनशिप बता देता हूँ। देखो रिलेशनशिप ये है दैट जो आपकी वेवलेंथ होती है दैट्स इक्वल टू सी बाई न्यू। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी। तो मुझे बताओ वेवलेंथ क्या है यहाँ पे?
यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर मुझे बताओ वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। तो डेफिनेटली रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज। तो नेक्स्ट इज़ एनर्जी। अब देखो एनर्जी की रिलेशनशिप जैसे आपने पढ़ा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज़ इक्वल टू एच न्यू, और फिर आप न्यू के बदले लिख सकते हैं न्यू के बदले आप लिख सकते हैं c/λ। मुझे बताओ जिसकी वेवलेंथ क्या होगी ज़्यादा, तो उसकी एनर्जी फिर क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम। तो रेडियो वेव्स की सबसे कम एनर्जी होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी कॉस्मिक रेज। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा कॉस्मिक रेज। आपको बताना था हाईएस्ट एनर्जी, है ना, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी जो है वो होगी कॉस्मिक रेज के पास। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे जो ये विजिबल है, विजिबल लाइट है ना, इसमें फर्दर हमारे पास क्या आता है, विबगोयर, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पे भी आप याद रखेंगे जब आप वायलेट से जाते हैं टुवर्ड्स द रेड, व्हाट हैपन्स, वेवलेंथ इंक्रीजेस, है ना, वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड के पास है। तो अगर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो एनर्जी होती है ज़्यादा वायलेट की इन विजिबल लाइट। इसको भी आप याद रखेंगे। ये पूरा रिवाइज हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, है ना, स्पीड ऑफ लाइट एंड द फ्रीक्वेंसी, राइट। E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको याद रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ द विविध भारती स्टेशन ब्रॉडकास्ट्स ऑन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज़। ये आपके टेक्स्ट पे दिया गया है और ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको निकालना है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटर। देखो फ्रीक्वेंसी दी गई है, वेवलेंथ निकालना है, बहुत ही ईजी है। अभी जो आपको फार्मूला दी गई यहाँ पे देखो, वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनके दरमियान जो ये रिलेशनशिप है इसको आप याद रखेंगे और इसी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, दैट इज़ 1368 किलोहर्ट्ज़। अभी देखो ये किलोहर्ट्ज़ में दिया गया, तो पहले इसको लिखो यहाँ पे 1 किलो कितना होता है, 1000 को हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻3। अब ये हर्ट्ज़ में कन्वर्ट हुआ तो हर्ट्ज़ लिखो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1368 इंटू 10⁻3 पर सेकेंड। चाहे हर्ट्ज़ लिखो, हर्ट्ज़ इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है एक्चुअली दैट इज़ पर सेकंड। पर सेकंड को ही यहाँ पे हर्ट्ज़ हम कहते हैं। तो आप बता दो वेवलेंथ आपको निकालने हैं, तो वेवलेंथ किसके बराबर होता है, c/न्यू, c by frequency. C is the speed of light, that is constant 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट, यही है ना। अब डिवाइड किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 1368 इंटू 10⁻3 पर सेकेंड और पर सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, राइट। तो बता दो वहाँ पे क्या बचा, वहाँ पे मीटर और वेवलेंथ का यूनिट मीटर इसी में आ जाएगा ये, राइट। वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट है मीटर है। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 3 डिवाइडेड बाय 1368, ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा 10⁻−3, 1/7 पावर शुड बी एडेड, तो फाइनली ये आ जाएगा 10⁵ मीटर आ जाएगा, राइट। ठीक है यहाँ तक। अब जब 3 को आप डिवाइड करेंगे बाय 1368 तो ये आ जाएगा 0.002192 इंटू 10⁵ मीटर, राइट। तो इसी को आप बाद में क्या लिख सकते हैं, 219.2 मीटर, राइट। तो ये आ जाएगा मीटर में। तो अगर किसी वक्त क्वेश्चन पूछा गया सेंटीमीटर में बता दो तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इजी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सेंटीमीटर में इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे किसी वक्त आपको वेवलेंथ दी गई होगी और फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए, बहुत ही ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज़ कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स of radiation whose frequency is 5 into 10⁻10 per second। देखो यहाँ पे आपको एनर्जी निकालनी है और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। तो देख लेते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एनर्जी निकालनी है, राइट, और आपको क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, दैट इज़ 5 into 10⁻10 पर सेकेंड।
राइट। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है दैट एनर्जी आपको निकालने हैं। तो पहले लिखो यहाँ पे एनर्जी ऑफ वन फोटॉन आप कैसे निकालते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू। ये वन किसके लिए, वन फोटॉन के लिए। तो वन फोटॉन के लिए आप कैसे निकालेंगे, फिर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट कितना वैल्यू होता है, ये हर एक को याद होना चाहिए, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, व्हाट इज द यूनिट, जूल सेकंड। इंपॉर्टेंट रहेगा जूल सेकंड, हर एक को याद होना चाहिए। इंटू क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी, तो कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, देखो यहाँ पे जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 6.626 इंटू 5 और उसके बाद मैंने बेस सार से हम पावर शीट एडेड तो ये 10 टू द पावर माइनस 24 आ जाएगा, राइट। ये अब यहाँ पे जूल में आ जाएगा ना, ये सेकंड और सेकंड इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ पे जूल में आ जाएगा क्योंकि एनर्जी आपको निकालनी है। तो जब यहाँ पे अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे ले लो इसको 6.6 लेंगे, है ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालो। यहाँ पे 6.6 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा ना। तो आप लिखेंगे इसको 33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 जूल। ये आ गया एक फोटॉन, वन फोटॉन के लिए एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। अब आपको किसके लिए निकालना है, फॉर वन मोल। तो बता दो वन मोल के लिए आप जब एनर्जी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये जो एनर्जी का वैल्यू है वन फोटॉन का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द एवोगैड्रोस नंबर, है ना। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे फिर, 33 इंटू, मैंने कहा दैट यू कैन जस्ट टेक दिस 6.022 एज जस्ट 6, है ना। आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है। अब देखो 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 6, ठीक है, तो ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, तो वही होता है 19.8। ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट, और ये है जूल, राइट। एनर्जी का यूनिट यहाँ पे जूल। तो ये है हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन्स। आपको निकालना था एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज गिवन, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 10 पर सेकेंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, दैट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट्स नो, इस पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम इसको ये भी देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देख लो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सिंपली इट इज़ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब फोटॉन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर। पर यूजुअली आपके पास जो मेटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलना चाहिए फोटॉन से, तो यूजुअली जो लिया जाता है दैट इज़ द सीजियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके पास अल्कली मेटल्स में से आता है ना, जैसे आपके पास ये है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, राइट, रुबीडियम है, उसके बाद आपके पास है सीजियम। तो सीजियम जो है इजीली दिखाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली इसका वर्क फंक्शन जो है बहुत कम होता है, ये देखेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे अब पहले आप नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कब निकलते हैं किसी मेटल सरफेस से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई मेटल सरफेस है, इस पर आपने कोई लाइट डाली, फोटॉन आपने डाला, तो कब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से इजेक्ट होंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये है, इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे जब जो आप फोटॉन डालते हैं इसके ऊपर, जो फोटॉन जो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दैट शुड हैव सम मिनिमम वैल्यू, जिसको कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हम लाइट यहाँ पे डालते हैं उसमें जो फोटॉन्स है उनके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी।
जिसको न्यू नॉट से दिखाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो अब इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी है ना, वो तो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, अब उसके पास अगर ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एज यू नो इट्स 1/2 ऑफ mv²। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो लाइट आप डालते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, उसी पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे इसको दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको नोट डाउन करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू जस्ट प्लॉट ए ग्राफ, अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, तो देखो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो यहाँ पे दिस इज़ व्हाट, ये जो यहाँ पे कर्व आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि पहले कम से कम एनर्जी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक लाइट के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू नॉट है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेगा। और ये वेरी करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, ये वेरी करेगा फ्रॉम मेटल टू मेटल। फॉर एग्जांपल पोटेशियम का एक वैल्यू होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, रुबिडियम के लिए डिफरेंट होगा, सीजियम के लिए डिफरेंट होगा। तो दैट्स वाई ये यहाँ ओरिजिन जो है स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। वी आर जस्ट हैविंग दिस स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स डायरेक्टली इस पे ये डिपेंड करता है। पर अब अगर हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सिंपली आप समझो ब्राइटनेस है ना, एक लाइट के अंदर कितनी ब्राइटनेस है, दैट मीन्स वो उतनी ज़्यादा इंटेंस होगी। तो यहाँ पे देखा गया वी गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस इंटेंसिटी एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इससे ये समझ में आता है दैट काइनेटिक एनर्जी जो है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे वो ये है दैट कितने इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो है इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। सो डिपेंड्स ऑन I इज़ हियर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको आप याद रखेंगे। और ये डिपेंड नहीं करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वन है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे न कि इंटेंसिटी पे। दूसरी बात नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे न कि ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, इसमें ये ग्राफ इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। देखो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, आइंस्टाइन ने यहाँ पे क्या बताया कि जो हम लाइट डालते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, लेट्स से उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू, तो वो एनर्जी दो चीज़ों में यूटिलाइज होती है। वन इज़ कॉल्ड द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि कितनी एनर्जी जो है आपको लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसको हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन का हो या थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बाकी जो एनर्जी फिर वहाँ पे बचेगी दैट इज़ यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये कहा आइंस्टाइन ने दैट जो लाइट के अंदर एनर्जी होती है जिसको हम कहेंगे ई इज इक्वल टू एच न्यू, वो दो चीज़ों में यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का हो इसको, या आप कह सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब ये है दैट कितनी एनर्जी आपको लगेगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, उसके बाद जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो है ये काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट से दिखाया जाता है ना, वर्क फंक्शन, और थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने इसको बताया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन को दिखाया जाता है डब्ल्यू नॉट से। तो डब्ल्यू नॉट किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट के बराबर, ठीक है। वर्क फंक्शन जो है इट इज़ इक्वल टू एच न्यू नॉट, न्यू नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट।
काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 ऑफ mv²। तो दैट मीन्स अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज एच न्यू, ये एच न्यू नॉट था है ना, इक्वलिटी के यहाँ अब माइनस बन जाएगा, माइनस एच न्यू नॉट, सो इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एच यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 ऑफ mv², दिस इज कॉल्ड द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे किसी वक्त न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये है वर्क फंक्शन, जिसको मैंने कहा W0 से दिखाया जाता है। तो वर्क फंक्शन में आप याद रखेंगे, जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा उसमें ईजिली होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो ईजिली शो करेगा, ईजिली शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने बताया, अगर आपके पास है सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, राइट, और सीजियम है, ये आपके पास लेट्स से 4 मेटल्स है। अब आपको यहाँ पे बताना है, जैसे मैंने बताया सीजियम जो है इजीली शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो दैट मीन्स इसका वर्क फंक्शन जो होगा वो सबसे कम होगा। जिसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा वो इजीली दिखाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट डाउन करेंगे। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ, इसको लिखेंगे आप, ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। जिसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा मेटल का, वो इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज, what is the radius and energy associated with Bohr's fifth orbit in hydrogen atom? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोहर्स मॉडल। आई होप बोहर्स मॉडल जो है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको निकालनी है एनर्जी एंड द रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। तो देख लो रेडियस हम कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n², ठीक है, और ये आ जाता है एंगस्ट्रॉम में। तो मुझे बता दो यहाँ पे आपको दिया गया 5th ऑर्बिट है ना, n का वैल्यू कितना है 5। तो सिंपली आप कैसे निकालेंगे रेडियस, दैट इज 0.529 इंटू n², दैट इज 5², 5² इज 5 आर 25। तो दैट मीन्स आपको सिंपली 0.529 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। तो ये जो आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम। पर ये ऑप्शन में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो आपको हर एक को पता होना चाहिए दैट 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको, दैट इज़ 13.225 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलरली आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए दिस इंटू सेंटीमीटर इंटू नैनोमीटर, है ना, पिकोमीटर। तो आई होप कि आपको आ जाएगा कन्वर्ट करना। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा नैनोमीटर में, ठीक है। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज़ आपको एनर्जी निकालना है। इसी क्वेश्चन में आपको निकालने हैं एनर्जी। तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला है, 2-3 फार्मूला ऑलरेडी मैंने क्लास में बताई है, पर यहाँ पे आप सिंपली दिस वन निकालेंगे, दैट इज़ जूल पर एटम। तो एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू -2.18 है ना, इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन n²। ये फार्मूला होती है एनर्जी निकालने के लिए, और ये इसका यूनिट जो रहेगा दैट इज़ जूल पर एटम। ये जूल पर एटम में आ जाएगा। तो बता दो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है दैट यू आर हैविंग 5th ऑर्बिट, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना दिया गया 5 है, n का वैल्यू आपके पास 5 है। z हाइड्रोजन एटम है तो z का 1² दैट्स 1, और यहाँ पे n² दैट्स 5² 25। तो कितना आ जाएगा, ये सिंपली -2.18, इसको आप डिवाइड करेंगे 25 से, और इंटू जो है दैट इज़ 10⁻⁻18। तो बता दो जब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, ये है 2.18 डिवाइड बाय 25, तो ये आ जाएगा 0.0872, राइट, इंटू क्या है ये 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ठीक है, यूनिट रहेगा जूल पर एटम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ -8.72 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, जूल पर एटम, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये है एनर्जी हम कैसे निकालते हैं इन बोहर्स मॉडल, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ
2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब आपको देखो वेवलेंथ निकालनी है, किसकी निकालनी है? पार्टिकल की, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। इससे पहले आपने वेवलेंथ निकाली थी, पर वो वेवलेंथ आपने निकाली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तब आपने जो फार्मूला यूज़ की थी, है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तब आपने ये फार्मूला यूज़ की थी, दैट वेवलेंथ जो है दैट इज़ c/ν, पर इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालें, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैसे वेवलेंथ निकालेंगे? बाय डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h/p और h/m इंटू v, है ना। तो क्या है यहाँ पे? h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज़ द मास, किसका निकालना? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? दैट्स 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg, है ना। हर एक को याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास। अब यहाँ पे h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो कितना है? दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको याद रखेंगे। और v जो है वेलोसिटी यहाँ पे आपको दी गई है, तो बता दो वेलोसिटी कितनी दी गई है? दैट इज़ 2.05, ये आपको दिया गया है, इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इजीली इसको आप पुट कर सकते हैं इस फार्मूला में। तो आप फाइनली मुझे बताएंगे कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व खुद, है ना। कैसे लिखेंगे यहाँ पे? दैट लैम्बडा जो है दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा, जूल के बदले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जूल इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। इसके बदले आप लिख सकते हैं दैट इज़ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ kg, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक्चुअली आप याद रखेंगे दैट 1 जूल जो है वो बराबर होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये है h प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको किससे डिवाइड करना है? बाय m इंटू v। m इज़ व्हाट? 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और इंटू क्या करेंगे आप? v इज़ वेलोसिटी दिया गया है, दैट इज़ 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ से अगर यूनिट आपने अच्छे से कैंसिल किए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। देखो पर सेकेंड कैंसिल, 1 मीटर और 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल होगा, kg और kg कैंसिल, वहाँ पे क्या बचा? मीटर। तो डेफिनेटली यूनिट तो मीटर ही आना है क्योंकि वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यह है 6.626 डिवाइडेड बाय 9.09 इंटू 2.05, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 6.626, है ना, डिवाइडेड बाय क्या है ये 9.109 इंटू 2.05। अब ये जो 10 टू द पावर है, इन सभी को ऊपर लाओ। तो आपके पास था यहाँ पे 10 टू द पावर -34, ये -31 है, ऊपर आ जाएगा तो +31। ये 10 टू द पावर +7, ऊपर आ जाएगा तो -7। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 10 टू द पावर -10। देखो कैसे, ये 10 टू द पावर -31 है, तो ऊपर आ जाएगा तो प्लस, ठीक है। वहाँ पे बचा 10 टू द पावर -3, ये 10 टू द पावर +7 है, ऊपर आ जाएगा तो माइनस। सो -7 -3 1 बेस सेम पावर शुड बी एडेड, तो 10 टू द पावर -10 आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे डिवाइड करना है, 6.626 है ना, ये आ जाएगा 6.626। जब इन दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.673, ठीक है ना, 18.673 इंटू 10 टू द पावर -10। तो जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3548 इंटू 10 टू द पावर -10। अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ 3.55, है ना, अप्रॉक्सीमेट 3.55। आप इसको यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे, इंटू 10 टू द पावर -11 आ जाएगा अब, और यूनिट मीटर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 था आपका ये, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज़ राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। जैसे ये आपके स्पीशीज़ दिए गए हैं, ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इनका आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको देख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो बता दो यहाँ पे
ये आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है, जैसे क्या क्या है, N ट्रैवलेंट नेगेटिव है ना, O2 नेगेटिव, F मोनोवैलेंट नेगेटिव, जैसे नियॉन का एटम दिया गया, जैसे सोडियम Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, राइट। ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? क्योंकि सभी के अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है सेम। ज़रा बता दो कितने हैं इसके अंदर, 10, हर एक के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये ऑलरेडी आपको समझ में आया होगा, है ना। जैसे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर 2 इसने लॉस किए हैं तो 10 ही होंगे ना, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है साइज़। ज़रा मुझे बता सकते हो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे कितना होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 7, तो उनकी चार्ज क्या होगी, +7, राइट। अब आ जाओ यहाँ पे कितना होगा, +8, फिर +9। अल्मोनियम में बता दो एटॉमिक नंबर 13 है, 13 प्रोटॉन्स है, तो दैट मीन्स उनकी चार्ज होगी +30। अब ज़रा देख लो, अब आप खुद बता सकते हैं, ये +7 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब दिस इज़ द न्यूक्लियर चार्ज, और ये इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। और यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियर चार्ज +13 है, और इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डेफिनेटली यहाँ पे पुल बहुत ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स है, तो दैट मीन्स यहाँ पे साइज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। तो दैट इज़ वाई सबसे बड़ा साइज़ जो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में किसका होगा, N3 नेगेटिव का, और उसके बाद O2 नेगेटिव। तो ऐसे यहाँ पे साइज़ जो है डिक्रीज़ होता है। पर आपको क्या बताना था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ आपको बताना है। तो आप कैसे लिखेंगे फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे लिखेंगे, दैट इज़ Al3 पॉजिटिव, इसका साइज़ सबसे छोटा होगा, उसके बाद Mg2 पॉजिटिव का साइज़ बड़ा होगा, और उसके बाद Na पॉजिटिव का, राइट, और उसके बाद Ne का नियॉन, और उसके बाद फ्लोराइड आयन, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे ऑक्साइड आयन, और देन द नाइट्राइड आयन। तो ये रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़। सिंपली आपको याद रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जब भी होंगे तो जो आपके एनायंस होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है किनसे, किससे, नॉर्मल एटम से, और उसका साइज़ बड़ा होता है किनसे, कैटायंस से, ठीक है। और उसके बाद जो एनायन में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, और कैटायन में अपोजिट, जिस कैटायन के ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसका साइज़ सबसे छोटा होगा। तो इसको याद रखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको आना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में ऑर्डर ऑफ साइज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ साइज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, दैट इज़ राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D² ऑर्बिटल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्वांटम नंबर से लिया गया है। आई होप कि आपने क्वांटम नंबर जो है पढ़े होंगे, है ना। क्या होते हैं, सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट, इनसाइड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या क्वांटम नंबर होते हैं ना, एक होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट गिव्स द साइज ऑफ ऑर्बिटल, आप इसको याद रखेंगे। और सिमिलरली आपके पास होता है नेक्स्ट इज योर एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इट गिव्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। और फिर होता है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन है ना, किस एक्सिस पे होगा, x y z। नेक्स्ट इट इज़ योर स्पिन क्वांटम नंबर दैट गिव्स द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन किस में है, 3D² में है, उसके क्वांटम नंबर्स आपको लिखने हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पे 3D², राइट। तो देखो n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, ईजी है, n का वैल्यू होगा 3, जो यहाँ पे दिया गया है 3। अब l का वैल्यू कितना होगा, तो आप याद रखेंगे कि दैट l का वैल्यू होता है 0 किसके लिए, S के लिए, और L का वैल्यू होता है 1 किसके लिए, P के लिए, और L का वैल्यू होता है 2 किसके लिए, D के लिए, और L का वैल्यू होता है 3 किसके लिए, F के लिए। तो यहाँ पे D है, ये इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ 3D²। तो D के लिए L का वैल्यू 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे L का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। और उसके बाद 3D² है, तो M के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यू पहले आप बताएंगे मुझे, पॉसिबल वैल्यूज़, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, है ना। M का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, दैट्स -L -2 से लेकर अप टू +2। तो यहाँ पे दैट मीन्स -2 -1 0 +1 +2, ये है सभी m के वैल्यूज़। पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में है पर्टिकुलरली 3D², तो 3D² के लिए m का वैल्यू 0 होता है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्पिन फिर क्या क्या हो सकता है,
प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये है 4 क्वांटम नंबर्स उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो किसके अंदर होगा, 3d² के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वांटम नंबर्स, आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो n जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट गिव्स एक्चुअली इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन शेल्स एनर्जी लेवल्स। और ये जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सब शेल्स। एंड दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। एंड दिस स्पिन, इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आप याद रखेंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आपको आना चाहिए यहाँ पे निकालना, ठीक है। फ्रॉम दिस एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस वाज फ्रॉम क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी वक्त क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्वांटम नंबर्स दिए जाते हैं, n का, l का वैल्यू, m का। आपको बताना है कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है। चलो बता दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दैट n का वैल्यू आपको लेट से 1 दिया गया, l का वैल्यू 1 दिया गया, m का वैल्यू आपको 0 दिया गया, s का वैल्यू लेट से प्लस हाफ दिया गया। तो आपको बताना है क्या ये जो सेट है क्वांटम नंबर्स के, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर रहेगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये इनकरेक्ट है। बताओ क्यों? n का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो दैट करेक्ट हो सकता है, पॉसिबल, दैट इज़ योर की शेल। पर l का वैल्यू 1 कैसे होगा? अगर n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? दैट इज़ 0 to n - 1, 0 to n - 1। तो दैट मीन्स 0 to n का वैल्यू 1 था, 1 - 1 दैट इज़ 0, तो l यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो पर यहाँ पे क्या दिया गया? l का वैल्यू 1 दिया गया, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज़ यू हैव टू टेल that this Heisenberg's uncertainty principle has no significance in our daily life. Explain, है ना, ऐसा क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। Heisenberg's uncertainty principle ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है डेली लाइफ में, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपके पास। तो देख लो, एक्चुअली Heisenberg's uncertainty principle, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है आप लिखेंगे दैट इज़ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना। दैट इज़ एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजिशन किसके बराबर होता है? दैट इज़ इक्वल टू h/4π, राइट, h/4π। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो है सिर्फ किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो ही लाइट पड़ती है, फोटॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होती है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। पर जो आपके पास है सेमी, ठीक है ना, जो आपके पास है सेमी और वी कैन से मैक्रो, मतलब बड़े पार्टिकल्स जो है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास फोटॉन है वो जो ही इन पे स्ट्राइक करेगा, है ना, किन पे स्ट्राइक करेगा? इन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे। तो फोटॉन के पास एनर्जी कम होती है, फोटॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, इतनी कम है कि इनकी पोजीशन और मोमेंटम वो चेंज नहीं कर सकता है। किनकी? जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, राइट, ये सिर्फ चेंज कर सकता है ओनली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आप याद रखेंगे दैट दिस फोटॉन विच हैज़ वेरी लेस एनर्जी, इट कैनॉट डिस्प्लेस दीज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सो दैट मीन्स ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इनकी आप एग्जैक्ट पोजीशन भी बता सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन भी बता सकते हैं, और इनका आप एग्जैक्ट मोमेंटम भी बता सकते हैं, ठीक है। पर जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी ना आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं और ना ही मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि जो ही आप देखो, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए पहले लाइट चाहिए, तो जो ही पर फोटॉन आप डालेंगे वहाँ पे ये डिस्प्लेस होता है। तो दैट इज़ वाई ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और वैसे ही अब आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन जो है दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, उसमें भी आप याद रखेंगे दैट इट्स ओनली आल्सो एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा तो फिर वेवलेंथ कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास क्रिकेट बॉल है, अगर आपके पास क्रिकेट बॉल है तो इसका मास ज़्यादा होता है, ये एक बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, तो पार्टिकल नेचर इसका ज़्यादा है, तो वेव कैरेक्टर जो है इसका बहुत ही कम होगा।
तो ये आप दोनों के लिए याद रखेंगे दैट दिस Heisenberg's uncertainty principle and de Broglie's dual nature, it is only having significance for microscopic particles. So it has no significance in our every day-to-day life, because in our day-to-day life we are having these macroscopic particles, bigger particle, तो जिनका वेव कैरेक्टर जो होता है बहुत ही कम होता है, और इन पे जब आप फोटोन डालेंगे है ना, तो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आप निकाल सकते हैं, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी रहेगा कि इस पे भी किसी वक्त न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछी जाती है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मुझे बताएंगे। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है आपको दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूला से है ना। पहले मुझे बता दो, यहाँ पे ये डेल एक्स है, दैट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम किसके बराबर होता है? दैट्स मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो मैं इसको लिखूँगा, मास तो चेंज नहीं होगा, m इंटू डेल्टा वी, सो दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो फाइनली जो यहाँ पे फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट विल बी, आपको निकालना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सो इट विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे और मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, जो मैंने आपको दे दिया इन कमेंट सेक्शन। तब तक नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट इज़ राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव एंड कॉपर मोनोवेलेंट पॉजिटिव आयॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बतानी है। तो देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो ऑलरेडी यू नो दैट क्रोमियम जो है एंड कॉपर दे शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आई होप कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो ज़रा बताएंगे मेरे साथ, 1s2 2s2 है ना। कैसे लिखते हैं आप? 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद आप लिखेंगे 4s, है ना। आना चाहिए 4s2 3d4, पर क्या होता है 4s1 3d5 एक्सेप्शनल। और इसका रीज़न क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये तो क्रोमियम आपको बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी? क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव की। तो पहले देखो इसको हम कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस। इसी क्रोमियम को हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज़ आर्गन 18, ठीक है। उसके बाद 3d5 4s1। अब आप सोच रहे होंगे पहले तो 4s में इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, उसके बाद 3d। हाँ वो तो ठीक है, डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप फॉलो करेंगे, है ना। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कन्फिग्रेशन मैंने लिखी, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ शेल्स। पहले कौन सी शेल होगी? अंदर थर्ड शेल, है ना, और सबसे बाहर शेल जो होगी दैट विल बी द फोर्थ वन। तो दैट इज़ वाई जब आप क्रोमियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दैट विल बी आर्गन 18, है ना, उसके बाद आ जाएगा 3d4 आ जाएगा यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे क्या ये करेक्ट है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन 2 आपको निकालने हैं, तो वो कहाँ से निकलेंगे? वो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा पहले। क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं? जो सबसे बाहर शेल है वहीं से पहले इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। उसके बाद 3d5, उसमें से एक निकलेगा तो 3d4 आ जाएगा। ये करेक्ट है इस क्रोमियम डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप गलती करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं? 3d से, 4s में से नहीं निकालते हैं, पर ऐसा नहीं है, पहले 4s से निकलेगा, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बता दो, कॉपर है ना, 29 है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसमें भी सेम आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फाइनली क्या आएगा? 4s1 3d10। रीज़न वही है कि जो ये है हाफ फिल्ड, 3d5 हाफ फिल्ड है, 3d10 फुली फिल्ड है। ये स्टेबल होते हैं ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। अब आपको लिखना है Cu पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ तक ऐसे लिखेंगे, पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? 3d से या 4s से? 4s से निकलेगा, तो ये आ जाएगा 3d10 4s0। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी? Cu पॉजिटिव की। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, दैट इज़ आर्गन 18, उसके बाद 3d10, ठीक है। तो ये रहेगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या आप रिवाइज़ करके जाएंगे? रिवाइज़ आपको करना है, दैट इज़
अबाउज प्रिंसिपल है ना। अबाउज प्रिंसिपल क्या बता रहा है? इट स्टेट इज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और आपको आना चाहिए N+L रूल से आपको आना चाहिए बताना किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बता रहा है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बता रहा है दैट अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल है एंड ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ये है आपके पास नेक्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे। थर्ड जो है दैट इज़ द हर्ट्ज़ रूल। हर्ट्ज़ रूल क्या हमें कहता है? हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी है ना, मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी। ये कह रहा है कि अगर आपके पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, जैसे आपके पास p के 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो तब हम क्या करते हैं? पहले सभी को सिंगली फिल करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास है तब पेयरिंग होगी। तो दिस इज हर्ट्ज़ रूल। सो इट स्टेट्स दैट इन केस ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until each orbital gets 1 electron. That means first of all these orbitals should be singly filled, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो इसको आप यहाँ पे रिवाइज करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज कैलकुलेट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स इन 4p ऑर्बिटल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको नोड्स निकालने हैं। किस में निकालने हैं? आपको निकालने हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आपको निकालने हैं नोड्स, ठीक है। पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है, टोटल नोड्स निकाले जाते हैं n-1 फार्मूला से। और यहाँ पे रेडियल नोड्स जो आपको एक्चुअली निकालने हैं, रेडियल नोड्स या जिनको आप स्फेरिकल नोड्स भी कहते हैं, रेडियल और स्फेरिकल नोड्स कैसे निकाले जाते हैं? दैट इज़ n-L-1, ये फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद एंगुलर नोड, एंगुलर नोड जो आपका होता है इसको हम और क्या कहते हैं? नोडल प्लान भी कहते हैं। तो नोडल प्लान्स कैसे निकाले जाते हैं? नोडल प्लान इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय L वैल्यू। L इज़ द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अब जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? दैट इज़ 4py है ना, 4py ही दिया गया है। इसको देख लेते हैं फिर से। आपके पास दिया गया है यस 4py दिया गया है। तो 4py में आपको निकालना, तो अब तो इजी है। 4py कैसे निकालेंगे? देखो टोटल नोड्स के कैसे निकालेंगे? n-1, n क्या है? 4-1 दैट इज़ 3। 3 इसमें टोटल नोड्स है। अब बता दो रेडियल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नोड्स n-L-1, n इज़ 4, l मैंने अभी बताया था है ना। p के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, -1 दैट्स 4-1 3, 3-1 दैट्स 2 होंगे रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स कितने होंगे? l से निकाला जाता है, l का वैल्यू कितना होता है p के लिए? 1, तो बस 1 ही होगा। तो अब आप देख सकते हैं 2 + 1 दैट्स 3। टोटल जो है, टोटल आपके 3 है नोड्स इसके अंदर, बाकी रेडियल नोड्स 2 होंगे और एंगुलर नोड इसके अंदर 1 होगा। अब उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, वो है शेप ऑफ s, p, d एंड f ऑर्बिटल है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपके पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, इनकी शेप क्या होती है ये किसी वक्त पूछा जा सकता है। s की शेप जो होती है दैट इज स्फेरिकल है ना। s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। और p ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है दैट इज डम्बेल शेप है ना, डम्बेल शेप। और अगर आपके पास है d ऑर्बिटल तो इसकी शेप होती है डबल डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप दैट इज़ जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डम्बेल है और यहाँ से सेकंड डम्बल, सो दिस इज़ डबल डम्बल शेप। तो इसमें आप पर्टिकुलरली याद रखेंगे, जैसे अगर आपके पास है dxy है ना, dyz, dzx, सिमिलरली dx² डैश y², और उसके बाद है dz²। dz² जो है इसकी शेप जो होती है दैट इज़ डाउनट शेप है ना, डाउनट शेप। और ये जो है बाकी इनकी होती है क्लोव लीफ स्ट्रक्चर। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। और f ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके होती है कम्प्लेक्स शेप। तो ये रहेगा इनका ऑर्बिटल्स का शेप। तो इसके साथ हमने पूरा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है रिवाइज़ किया। कोई भी डाउट रहा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।